Hello students, welcome once again with new part of chapter 3 human reproduction. पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट 2 में पढ़ा था हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरे एनसीईआरटी वाइज हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और आज जो थर्ड टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस ही एनसीईआरटी में थर्ड टॉपिक क्यों रखा गया, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड में ये बताया गया कि फीमेल में फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम ओवम है। देखिए ये तो बता दिया गया कि मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं टेस्टिस में फीमेल गैमेट्स बनते हैं ओवरी में, बट हाउ, आखिर वो बनेंगे कैसे? तो प्रोसेस उनकी जो बनने की है गैमेट्स की, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स का जनरेशन होना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। हालांकि पर गैमेटोजेनेसिस का 0-1 पार्ट क्यों लिया हमने, उसका भी मैं बताते रहूँ आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों लिया, उसका रीज़न ये है, आपको मालूम है ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं और फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को ओवम या एग बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो मेल में मेल गैमेट्स बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनने की प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। यानी गैमेटोजेनेसिस स्टडी करने के लिए हमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों पढ़ना पड़ेगा। यानी गैमेटोजेनेसिस के 2 पार्ट हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेल में यानी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होना, oogenesis होगा फीमेल में फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होना। क्लियर हो रहा है सारी बात? तो आज ये तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं oogenesis, केवल हम लोग आज ये पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। oogenesis पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद जायगोट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन और बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, और बोर्ड को लेके सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। क्लियर? आगे जब अगर आप नीट और एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए वैसे तो अगर गैमेटोजेनेसिस को पढ़ा जाए तो गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने के लिए क्या होता है आपका, कि गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने के लिए एक चीज़ और है कि अगर एक फिगर देख लिया जाए तो सारी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए इस फिगर को देख लीजिए आप, और इस फिगर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर हम एनसीईआरटी में देख लेंगे। देखिए हुआ क्या, देखिए बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले एट द एज ऑफ पॉवर्टी, देखिए गैमेट्स तो पॉवर्टी में ही बनेंगे। क्लियर हो रहा है सर? पॉवर्टी एज में क्या होता है, ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन होता है, मतलब डिफरेंशिएशन होना। डिफरेंशिएशन क्यों होता है उसका भी रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो क्या होगी, ये स्पर्मेटोगोनिया में जो आपके स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और जबकि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बताया गया था कि मेल में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कब तक बनते हैं, टिल डेथ। हालांकि फीमेल में ऐसा नहीं होता, एट द एज ऑफ 50, ठीक है ना। तो मेल में तो उसका माइटोसिस डिवीजन ज़रूरी है, तो डिफरेंशिएशन हुआ। क्लियर? स्टेप बाय समझिए। डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या हुआ, 1 से 2 से फिर डिफरेंशिएशन हुआ, ये कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर? ये जो 4 बने हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर? क्योंकि ये प्राइमरी बन के तैयार हुए हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्या होगा, ये सारे जो हैं वो एक फंक्शनिंग नहीं करेंगे, इनमें से कोई एक, जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, ये इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि मियोसिस डिवीजन में क्या होता है आपका, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए आपके, उन दोनों पार्ट से मियोसिस डिवीजन इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक पार्ट जो है वो क्या करेगा आपका, उसमें से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए हुआ क्या कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तो बने, पर जो क्रोमोसोम जो नंबर ऑफ 46 थे,
ठीक है ना। स्पर्मेटोसाइट्स देखिए 2 बार माइटोसिस डिवीजन क्यों हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये और एक ये, 2 बार माइटोटिक डिवीजन क्यों हुआ। देखिए फर्स्ट बार जो आपका माइटोटिक डिवीजन हुआ उसमें तो ये 2 बन गए आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, पर दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन क्यों हुआ। देखिए आपके डिवीजन तो हो गया, पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जो 46 ही थे, ठीक है ना, डिप्लॉयड थे, और हमें क्या चाहिए, हैप्लॉयड। तो जो क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमैटिड्स होते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी है, तो क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनकी नंबरिंग अभी आधी नहीं हुई, तो ये डिप्लॉयड नहीं हुए, हैप्लॉयड ही हुए, तो इसलिए उनकी भी नंबर को हाफ करने के लिए ये दूसरे बार जो है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। देखिए तो अब आपकी डिप्लॉयड से क्या बन गए, हैप्लॉयड हो गए, 23 हो गए। क्लियर हो गया। ये जो बन के प्रिपेयर हुए हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स क्या है, इन स्पर्मेटिड्स में होता है मेटामॉर्फिज्म, यानी हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये इनके हेड से जो है स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बन के प्रिपेयर होते हैं, और ये स्पर्म ही आपके मेल गैमेट्स हैं। ये है पूरी प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। यानी स्पर्मेटोगोनिया से कैसे जाके स्पर्म प्रोड्यूस हुए। अब यही सारी प्रोसेस को हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। कैसे, अब देखते हैं हम लोग। ये फिगर एनसीईआरटी में भी है आपका। देखिए द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है आपका, टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरी इन फीमेल। ठीक है ना, एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन में देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो कौन हुआ है, मेल में तो ये है टेस्टिस, और फीमेल में क्या है, ओवरी। क्लियर, ये तो मालूम ही है हमें, क्योंकि हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पढ़ चुके हैं। प्रोड्यूस गैमेट्स स्पर्म एंड ओवम। क्लियर हो रहा है, मेल है आपका, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम रिस्पेक्टली, मतलब मेल में और फीमेल में बता दिया 1 by 1 बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मतलब इनके प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, मैंने बताया था। द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फीमेल और मेल बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी मेल और फीमेल बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट्स के प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अगर आप अलग अलग पढ़ोगे मेल को तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बोलेंगे। अगर कंबाइंड पढ़ोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ोगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल। ये भी आपको मालूम होगा, जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाया था और नहीं देखा हो तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लीजिएगा, तो उसमें 2 चीज़ें आई थी। एक मेल जर्म सेल, मैंने इसको अंडरलाइन भी करवाया था, और एक था सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में मैंने क्या बताया था, मेल जर्म सेल का काम है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना, और सर्टोली सेल का काम बताया था न्यूट्रिएशन, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यही देखें, इन इमेच्योर मेल सेल स्पर्मेटोगोनिया जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस इन बिगेन पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी में क्या शुरू हो जाता है आपका, पॉवर्टी में शुरू हो जाता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होना शुरू। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब। ये जो आपकी बात हो रही थी स्पर्मेटोगोनिया, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्लियर। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। इनमें क्या होता है, सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन और इंक्रीज द नंबर। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, अब सारी यही चीज़ पढ़ेंगे। माइटोटिक डिवीजन हुआ, डिफरेंशिएशन, जिससे इन्होंने अपनी नंबरिंग बढ़ा ली। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड। सारे स्पर्मेटोगोनिया कैसे हैं, डिप्लॉयड। कंटेन 46 क्रोमोसोम, जिसमें क्या है 46 क्रोमोसोम। सच द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इस समय बोलेंगे इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बोलो, ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग। इस फिगर में सारा है, अगर आप इस फिगर को देख लें तो अपनी ये लैंग्वेज में पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे, पीरियोडिकली अंडरगोज मेयोसिस डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। आपको मालूम है माइटोटिक डिवीजन कौन सा होता है, रिडक्शन, जिसमें कम हो जाती हैं।
तो 26 है, अब रिडक्शन हो जाएगा 23 रह जाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड कॉल्ड इज सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन। देखिए इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, 23 माइटोटिक डिवीजन हो गया, और जो बन के तैयार हुआ इसको हम बोलेंगे कौन सी बोलेंगे इसको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर। पर अभी इसमें क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स थे उनके नंबर आधे नहीं हुए, इसीलिए इनमें अभी कौन सा होगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। देखिए पढ़ते हैं हम लोग, इस फिगर तो देख ही चुके हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस 4 इक्वल है स्पर्मेटिड्स। क्या हो गया जिनमें, सबसे पहले क्या करना है कि जो क्रोमेटिड्स को क्या करने के लिए, बिल्कुल हैप्लॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड बार माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड्स, ये बोल रहा है स्पर्मेटिड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। भाई क्लियर है, इसी के लिए तो किया ही गया था कि क्रोमेटिड्स में के भी नंबर हाफ हो जाए तो 23 होंगे, वो क्वेश्चन यही है। स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मीजेनेसिस। स्पर्मीजेनेसिस मतलब समझ रहे हैं आप, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मीजेनेसिस। किस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मीजेनेसिस, ये वाली। क्लियर। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम ए embedded a Sertoli cell finally releases a seminiferous tubules and by the process of sperination। देखिए स्पर्मिनेशन क्या है कि जब आपके स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं तो ये सेर्टोली सेल से क्या कर देते हैं, अपने आप को हेड्स को अटैच करके ये क्या कर देते हैं, फिर उससे अपने न्यूट्रिशन, मैंने बताया था सर्टोली सेल का काम क्या है, इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर। क्यों, क्योंकि इनको अभी मोटिलिटी करनी है, इनको अभी मोटाइल होना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किससे लेंगे, ये सर्टोली सेल से। क्लियर। आगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ पॉवर्टी, सिग्निफिकेंट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ, देखिए GnRH, ये हार्मोन्स जो है रिलीज होता है एट द पॉवर्टी पे। इफ़ यू रिकॉल ए हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो वहाँ से ये रिलीज होता है। द इंक्रीज ऑफ लेवल GnRH एक्ट द एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ LH and FSH। देखिए जब ये GnRH हार्मोन्स बनता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रमोट करता है, सिग्नल देता है कि आप ये हार्मोन्स रिलीज करिए। कौन से, एक LH और एक FSH। क्यों LH और FSH ही क्यों रिलीज़ हुआ, क्योंकि LH का काम क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करना। ठीक है। और FSH का भी लिखा होगा, ये देखिए FSH ऑन द सेर्टोली सेल, और FSH जो है वो किस में काम करेगा, आपका सर्टोली सेल के लिए वर्क करेगा। और LH जो काम करेगा वो किसके लिए काम करेगा, एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और किस में हेल्प करेगा, वो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में। और FSH जो है वो किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे, यानी न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा वो। क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। अब आती है बात स्पर्म की। स्पर्म की क्या स्ट्रक्चर है, देखिए इसका भी एक बार फिगर से आपको बता दूं, क्योंकि नीचे फिर वो जेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस फिगर से भी देख लीजिए, फिर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाए। देखिए ये था, ये वाले फिगर में हमने समझाया था सेम टू सेम वही चीज़ इसमें, पर इसमें थोड़ा सा आपको जल्दी से नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने उसमें समझाया। देखिए ये है स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर। इसमें भी था, देखिए स्पर्मेटोगोनिया, ये रहा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया की, ये रही आपकी सेल। ठीक। इसमें हुआ माइटोटिक डिवीजन, बनी कौन सी, प्राइमरी मेटोसाइट्स। प्राइमरी मेटोसाइट्स में फिर डिवीजन हुआ, बनी ये देखो ये सेकेंडरी मेटोसाइट्स। सेकेंडरी मेटोसाइट्स में क्या हुआ बेटा, फिर उसके बाद ये देखिए इससे क्या बन गए आपके स्पर्मेटोजोआ, जो कहाँ मैंने बताया था अभी, इसमें NCERT में भी लिखा होता है ये कहाँ अटैच हो जाते हैं, इनका हेड, जिस स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का हेड कहाँ अटैच हो जाता है, ये वाली सेल से दिख रही है आपको। ये सेल कौन सी है, सर्टोली सेल। क्यों, क्योंकि ये इनसे क्या कर लेते हैं, मोटिलिटी करने के लिए न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है। तो ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है, समझने के ऊपर है हम क्या समझ रहे हैं।
सारी चीज़ वही है, स्पर्मेटोजोआ, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उनके क्रोमेटिड के नंबर आधे करने के लिए बनेंगे स्पर्मेटिड्स। ये इनको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, ब्लू ब्लू दिख रहे हैं। फिर उनमें ये क्या करेंगे, सर्टोली सेल से हेड करके फिर बना लेंगे कौन सा, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर। अब ये जो ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इट इज़ कॉल्ड स्पर्म, यानी मेल गैमेट्स। क्लियर। अब मेल गैमेट्स के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, ये इसको हम ये अलग से फिगर से देख सकते हैं। देखिए ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ है, क्यों है, देखिए टेल क्यों है, आपको मालूम है टेल क्यों होती है, मोटिलिटी के लिए। टेल नहीं होगा तो ये जा नहीं पाएंगे। और कल मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाया था, तब आपको मालूम था कि, और मैंने क्या बताया था कि मेल कहाँ से एंटर होते हैं बेटा, वेजाइनल उससे सर्विक्स से होते हुए कहाँ तक जाना होता है इनको, फिलोपियन ट्यूब तक। जब ये मोटाइल नहीं होंगे, मोटाइल मतलब चलने फिरने लायक नहीं होंगे, तो वो कहाँ तक, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मोटिलिटी के लिए क्या चाहिए, टेल। तो टेल का वर्क समझ में आ गया, क्योंकि मोटाइल होना चाहिए। सेकेंड, बीच में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ईयर में पढ़ के आया और 10th 9th में भी पढ़ के आया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ सेल, यानी ये क्या काम करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो एनर्जी सोर्स है, लिखो लिखा हुआ एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, क्योंकि ये स्विम करके जाते हैं, तैरते हुए जाते हैं। तो तैरने के लिए इनको क्या चाहिए, स्विम करने, मोटाइल कह लो, कुछ भी कह लो, तो उनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का सोर्स ये है आपका कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मिडिल पीस। इसका मिडिल पीस टोटली स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, यानी ये एनर्जी एक तरह से ये पावर हाउस है इतना बीच। ठीक है, क्लियर हो रहा है। मिडिल पार्ट ये नेक है, ये इसका हेड है, ऊपर है तो हेड नाम दे दिया। ये हेड का जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में और अदर जगह भी। एक्रोसोम से क्या होता है, जैसे आपका ये एग है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन में। ये एग है, एग की जो बाहर वाली लेयर होती है ना, ये बाहर वाली लेयर जो होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस बाहर वाली लेयर को, जैसे ये स्पर्म है आपका, मैं स्ट्रक्चर बना दूँ थोड़ा सा, ये जैसे ये स्पर्म है, तो ये स्पर्म की जो एक्रोसोम है, इसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, ये एंजाइम्स का काम होता है कि ये बाहर वाली जो लेयर है इसको क्रैक करने का काम करते हैं, यानी छेद करने का काम करते हैं, ताकि इस ओवम को, यानी फीमेल गैमेट्स को क्या किया जाए, फर्टिलाइज किया जाए। अगर एक्रोसोम नहीं होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। आई होप सारी चीज़ समझ में आई होगी। स्पर्म के कितने कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या काम है इनका, अब पढ़ लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। देखिए, सीक्रेशन ऑफ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। लेट मी एग्जामिन, क्या क्या एग्जामिन करना है हमें, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आओ स्ट्रक्चर पे करते हैं। इन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपोज हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। बिल्कुल चारों स्ट्रक्चर मैंने बताया, यही चारों हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप ऑन द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो इसकी होल बॉडी में होती है। एंड द स्पर्म हेड कंटेन इनलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बताया था वही कैप लाइक एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल विद एंजाइम। देखिए मैं बताया था मैंने आपको, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम। यही देखिए लिखा हुआ है, एट द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये इन्हीं की एक पावर है, ये एंजाइम की ये पावर होती है कि एग की जो बाहर वाली लेयर है उसे क्रैक करते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाती है। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं किसे, फर्टिलाइजेशन बोलते भी उसे ही हैं कि स्पर्म का क्या कर देना, फीमेल गैमेट्स एग को क्या कर देना, फर्टिलाइज कर देना। ठीक है ना। विद द ओवम, द मिडिल पीस ऑफ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी, जिनका काम एनर्जी है, किसके लिए, मूवमेंट करने के लिए, किसको, टेल को, क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी ज़रूरी है। ह्यूमन मेल इंजेक्टेड अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इसमें, ह्यूमन मेल में वन टाइम में यानी कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, 200 to 300। अब आप सोच रहे हो कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जबकि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए, फीमेल में तो एक ही एग प्रोड्यूस होता है, तो फीमेल में एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए तो एक ही स्पर्म का ज़रूरी है। तो ये 200 से 300 मिलियन जाते कहाँ हैं, देखिए ऐसा होता है 200 to 300 मिलियन में ओनली 1 स्पर्म ही एक एग को फर्टिलाइज करता है। बाकी कुछ जो है वो ये वे में आधी रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ वीक होते हैं और रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ कैपेबल नहीं होते हैं एग को फर्टिलाइज करने के लिए क्योंकि उनको एक्रोसोम नहीं होता।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, केवल एक ही जो स्पर्म रहता है उन सब में 200 से 300 मिलियन में जो एग को फर्टिलाइज करने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है। आगे बताया गया है एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट बी नॉर्मल। देखिए बताया ना 60% जो है वो तो नॉर्मल होते हैं, एंड 40% दैम शो ए विग्रियस मोर्टिलिटी, और 40% जो है उनमें एक स्पेशल मोर्टिलिटी शो होती है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द एसेसरी duct and secretion to the epididymis and was different seminal diffuse plasma with the sperm constitute का द सीमेन। और ये जो आपके स्पर्म है ये सीमेन के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं फीमेल बॉडी में, एंड द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट ग्लैंड एंड मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन। और ये सारी प्रोसेस हैं वो किस लिए मेंटेन रहती है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। हालांकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको शायद ज़्यादा क्लियर ना होगी क्योंकि हमें कोई ज़रूरत भी नहीं अभी हम लोग केवल हमें ये ज़रूरी था मेल में मेल गैमेट्स बनते कैसे हैं, ठीक है ना। मेल गैमेट्स में जो मेल गैमेट्स होता है मेन स्पर्म, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आखिर हमें मालूम तो चले उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कि आखिर कैसी स्ट्रक्चर होती है तभी ये मोटाइल कर पाता है। फीमेल के जो गैमेट्स है उसमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती नहीं, इसलिए वो मोटाइल होता नहीं, वो एक ही जगह पड़ा रहता है, जबकि फीमेल गैमेट्स जो है वो मोटाइल होता है। तो अभी हमें मालूम चल गई कि मेल गैमेट्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, टेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एनवलप, एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, एंजाइम की कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकें, एग की लेयर को क्रैक कर सकें, ठीक है। प्रोड्यूस कहते हैं कैसे होते हैं ये प्रोसेस, प्रोड्यूस करने के लिए मैंने नेक्स्ट पेज में बता दिया था कैसे कैसे होना है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया, इस फिगर से भी समझ सकते हो, स्पर्मेटोगोनिया ये रही, स्पर्मेटोगोनिया से बना प्राइमरी यूसाइट्स, प्राइमरी यूसाइट्स क्योंकि माइटोटिक, देखिए माइटोटिक और मेयोसिस डिवीजन समझना बहुत ज़रूरी है। देखो माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन हमेशा होता है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग के लिए, और देखिए माइटोटिस डिवीजन जब भी होगा तो जो है n to n हो जाएगी, मतलब और माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें हाफ हो जाएगी, ये रिडक्शन डिवीजन होता है, इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। ये हमेशा रिडक्शन का काम करता है, कम करने का काम करता है। तो देखिए ये माइटोसिस हुआ, नंबर इंक्रीज हो गए, ये देखिए। उसके बाद इन जो बने उनको बोला प्राइमरी यूसाइट्स। सारे क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ये आपको मेल गैमेट्स में सारे पार्टिसिपेट नहीं किए, यही अकेला क्यों किया, मैंने बताया था क्योंकि लॉन्ग लाइफ तक स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है ह्यूमन मेल, इसलिए केवल एक ही बनेगा, सारे नहीं तो ख़त्म हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, तो एक ही होगा। अब ये अपनी डिवीज़न को फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 थे, हैप्लॉइड करने के लिए कितना चाहिए था 23, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट वाला क्यों हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे करने के लिए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन क्यों हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम, देखिए मेरी बात सुनिए, एक फिगर भी बना दूँ, जैसे ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम जैसे 46 थे तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में ये तो 23 हो गए, चलिए इसकी बात हो, पर इनके अंदर जो क्रोमेटिड्स थे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये तो अभी भी 46 है, तो इनको 23 करने के लिए ये वाला डिवीजन हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्लियर। तो अब ये हो गए 23 होने के बाद ये क्या हुए, ये जो बन के तैयार होगा इट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड्स। फिर ये क्या, स्पर्मेटिड्स में ही मेटामॉर्फिज्म होगी यानी डिफरेंशिएशन होगा, फिर इनमें टेल वगैरह प्रेजेंट हो जाएगी, तो ये बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, इट इज़ कॉल्ड स्पर्म। और आप इसे अपनी ओन लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकता था समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है ना। तो बनते कैसे हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है, क्लियर हो गया, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर है आपका। और स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पे फिनिश होता है, यहाँ से ये शुरू हो जाता है। देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेचर फीमेल में फीमेल गैमेट्स कैसे प्रोसेस होता है, इट इज़ कॉल्ड oogenesis, जो कि लास्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला है हम लोगों का। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा oogenesis पे, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया आज, और नेक्स्ट होगा oogenesis। और मेल गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं आज पढ़ लिया, फीमेल में फीमेल गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। जब दोनों का फॉर्मेशन पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली नया लेक्चर जो होगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद नया लेक्चर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब बेबी ग्रो कैसे करता है ये न्यू लेक्चर होगा, यानी इम्प्लेटेशन के बाद पैचुरेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, सारी इस टॉपिक में इस चैप्टर में सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, तो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है।
और सारी चीज़ समझा दी है। नहीं आया तो आप लोग एक तो पूछते नहीं हैं, पूछा करिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अदरवाइज आप पूछ सकते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि जितना आप समझ, क्योंकि यही 2-3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, बायो है, ठीक है ना, और ये 2-3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके नंबर गेनिंग होते हैं, क्लियर है ना। तो इनमें जितने, और आगे जाके अगर आप बायो ग्रुप से हो तो स्पेशली बायो ही आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। चाहे आप नर्सिंग की प्रिपरेशन करें, एम्स की करें, नीट की करें, तो बेहतर रहेगा कि बायो को कमांड करते हुए चलिए। फिज़िक्स, बायो वालों की फ़िज़िक्स तो वैसे भी छूट जाती है, केमिस्ट्री आएगी पर इतने नंबर की नहीं आएगी कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो बायो की कमांड करिए, बायो को अच्छे से पढ़िए। नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं हूँ, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए सारे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।